नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है खास मुलाकात। आज मेरे खास मेहमान हैं श्री राजनाथ सिंह, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राजनाथ सिंह इस वक्त वो शख्सियत हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति का एक बड़ा हिस्सा घूम रहा है। और सर, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक आपके आने के पहले बीजेपी में एक तरह का बिखराव और एक तरह के लड़ाई झगड़े और अपने अपने एजेंडा की बहुत बात हो रही थी। और कांग्रेस से नाराज लोग ये कहते थे कि हाँ, कांग्रेस तो बहुत गड़बड़ कर रही है, लेकिन सामने कौन है, सामने कौन के सवाल के वक्त आप आए और एक उसको कोहेजन देने की कोशिश की है। तो आप पक्के तौर पर उसके लिए बधाई के पात्र हैं कि बीजेपी अभी एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता की दावेदार के रूप में उभर रही है, वैसी दिखलाई पड़ रही है। तो ये बिखराव अभी खत्म हो गया है या प्रोसेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस है इस वक्त आपके लिए? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मेरे पहले किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कोई बिखराव था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट उस समय भी थी। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनसंघ के रूप में जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में अकेली यह राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका कि आज तक एक बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। एक दो चार लोग आए होंगे, गए होंगे, यह तो संभव हुआ होगा, लेकिन कभी भी इसका वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, इनका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ये वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन भाजपा हिंदुस्तान की अकेली यह पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। डिफरेंस यह है कि इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और इंटरनल डेमोक्रेसी को ही मैं भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत मानता हूं। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको लेकर कोई डिवीजन हो जाए। लेकिन अंततोगत्वा अध्यक्ष का जो फैसला होता है वह सबको स्वीकार्य होता है। आपने चूंकि डिवीजन की बात कही, तो बल्कि वैसे विभाजनों के बाद लौट के आने की भी परंपरा बीजेपी में हम देखते हैं कि लोग गए और वापस आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में कुछ और लोग वापस आने वाले? मैं समझता हूं कि बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, लेकिन उनके नामों का मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक स्पेसिफिक फिक्र हम लोगों को है। केवल वे ही लोग नहीं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाई है अथवा दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, बल्कि ऐसे भी लोग जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों में हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि उनको लगता है कि सचमुच भारत को जो इस समय एक गुड गवर्नेंस की जरूरत है, तो गुड गवर्नेंस यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय इस देश को दे सकती है तो केवल और केवल बीजेपी दे सकती है, इसलिए आना चाहते हैं। तो क्या कुछ कांग्रेस के नेता भी आप लोगों से बात कर रहे हैं? मैं इसका खुलासा नहीं कर पाऊंगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी से लोग बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन अभी एक संदर्भ है कि कर्नाटक असेंबली के जो नतीजे रहे और अब आने का जो अगला चुनाव है उसको देखते हुए कि येदियुरप्पा की वापसी नहीं तो कम से कम चुनावी गठबंधन तो आप लोगों को करना ही चाहिए। अब वहां क्या स्थिति बनती है, अब स्थानीय लोगों को इसके बारे में बैठकर जो फैसला करना होगा और देखेंगे कि हम और कर्नाटक में पहले से बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बनाएंगे। राजनीति की और चुनाव की बात आगे चल के और करेंगे सर आपसे, लेकिन अभी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको कि बहुत बड़ा वर्ग है जो इकोनॉमी को ठीक से समझता है, वो बड़ा नाराज और निराश है। वो इस बात से कि फूड बिल, गरीबों के नाम पर राजनीति करना और इंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ाना, कांग्रेस ने उस पर मास्टरी हासिल की हुई है। अल्टीमेटली इस बिल को फोर्स कर दिया गया, लेकिन आप लोग आलोचना भी कर रहे हैं, अब पास भी करवाएंगे। बड़ा विरोधाभास है। देखिए, ऐसा है कि आलोचना तो हम लोगों ने इसकी इसलिए की थी कि फूड सिक्योरिटी बिल जिस तरीके से लाया जा रहा है उससे इस देश के गरीबों का कोई भला नहीं होने वाला है। मैं समझता हूं कब तक हम इस देश के गरीबों को बख्शीश देकर उनका समर्थन हासिल करते रहेंगे। और मैं मानता हूं कि भारत की जनता एक स्वाभिमानी जनता है, भले ही उसके जेब में पैसा न हो, जिसमें केवल पसीना हो, यानी बेहद वह गरीब हो, लेकिन वह स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता है। यहां का गरीब बख्शीश नहीं चाहता है, बल्कि वह अपने मजबूत हाथों के लिए काम चाहता है। लेकिन यह विडंबना रही है कि स्वतंत्र भारत में लंबे समय तक हुकूमत करने वाली यह कांग्रेस पार्टी उन गरीबों के हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मुहैया करा पाई। लेकिन जहां तक इस फूड सिक्योरिटी बिल का प्रश्न है, इस फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में यह कहना चाहूंगा, जिस तरीके से लाया जा रहा है इससे कोई गरीबों का भला नहीं होने वाला है। इसके पहले तो अटल जी ने अंत्योदय अन्न योजना चलाई थी, कितनी अच्छी योजना थी, और मैं समझता हूं कि इसका और विस्तार किया जा सकता था, इसमें और गरीबों की संख्या बढ़ाकर
इस काम को किया जा सकता है, लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस सरकार ने, कांग्रेस ने ऐसा सब कुछ किया है। और आपने देखा होगा स्वतंत्र भारत में जब जब चुनाव का समय आता है, कांग्रेस इसी प्रकार के हथकंडे अपनाती थी। उसके पहले मनरेगा, उसके बाद ये, जब चुनाव का समय आया तब, इसके पहले नहीं कभी। सर, इसीलिए इस वक्त हमको लगता है कि देश में बड़ा भारी बदलाव है और राजनीतिक विमर्श जिसको कहते हैं, उसमें इस बदलाव की जरूरत थी कि ये जो बख्शिश की राजनीति है, हाँ। गरीबों के नाम पर खजाना को लुटाना और देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने की राजनीति है, इसको हम बिल्कुल मना करते हैं, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन राज्य के लेवल पर बीजेपी भी कई जगह यही करती है। तो ये जो पॉपुलिज्म का सिलसिला है और अभी जो कांग्रेस ने काम किया है, इसका इस चुनावी साल में जो हमारे लिए वित्त वर्ष है, उसमें अर्थव्यवस्था पर बड़ा भारी बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, महंगाई बढ़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मैं समझता हूं कि यह नहीं कहा जा सकता कि जैसी कांग्रेस राजनीति करती है वैसे ही भाजपा राजनीति करती है। क्यों नहीं कहा जा सकता, मैं इसका आपको तर्क दे रहा हूं। गुजरात हमारा स्टेट है, गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में और वहां की सरकार ने जो जो भी कदम उठाए हैं, उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि जो है देश के, हिंदुस्तान के बाहर दूसरे देशों में भी उसकी सराहना हो रही है। इसलिए उसके बारे में डिटेल नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि सभी को मालूम है। जैसे हमारा एक मध्य प्रदेश राज्य है जो बीमारू राज्यों की श्रेणी में था, वो मध्य प्रदेश, आज हमारा मध्य प्रदेश राज्य बीमारू श्रेणी के राज्यों से अलग निकल चुका है और आज सेंट्रल पूल में सर्वाधिक फूड ग्रेन मुहैया कराने वाला सबसे नंबर 1 का स्टेट यदि कोई है, आज वह मध्य प्रदेश है। पहले वह पंजाब हुआ करता था। यानी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट हमने बढ़ाकर अप्रॉक्सीमेटली 19% तक मध्य प्रदेश में की है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक अपने में यह रिकॉर्ड है। ऐसी सरकार जो विकास की गति को भी तेज बनाए रखने में कामयाबी हासिल करती है और दूसरी तरफ जब तक वह गरीबों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती है, तब तक थोड़ी बहुत राहत यदि उन्हें मुहैया कराती है, तो इसे यह नहीं कहा जा सकता कि चुनाव को ध्यान में रखकर। क्योंकि जब से वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है, तब से बराबर गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, किसानों की बराबर चिंता की है। वैसे ही हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, उसने भी वही किया है और हमारी गोवा की सरकार भी इस समय अच्छा परफॉर्म कर रही है। गवर्नेंस और डेवलपमेंट की इस नई जुबान में यूपी में जो हो रहा है, उससे बहुत लोग फिर से फिक्रमंद हो गए हैं। जब आप लोगों की पहचान एक आधुनिक और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल लीडरशिप की बन रही है, लोग आप में वो छवि देख रहे हैं, तब आप फिर अपने पुराने औजार सिंघल साहब, पुराने पिटे हुए औजार तोगड़िया जी और वही राम और अयोध्या, इससे बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। सर देखिए, ऐसा है, इसको चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन या कोई प्रारंभ नहीं किया है। विश्व हिंदू परिषद एक यहाँ का सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इस देश का और प्रारंभ में भी विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को जो प्रारंभ किया था और जहां तक मेरी जानकारी है उनके आंदोलन के बारे में मैं बता सकता हूं कि एक 84 कोसी यात्रा जन जागरण के लिए करने का उन्होंने फैसला किया था। एक्चुअली इस समय जो वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है वो बराबर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, आपने देखा होगा। और यह भी आपने देखा होगा जब जब सपा की सरकार आती है जो कि अपने को सेकुलर गवर्नमेंट वो मानते हैं, तब तब वहां पर कम्युनल टेंशन और कम्युनल राइट्स की घटनाएं बढ़ जाती सर, वो कर रहे थे। लेकिन ये तो वीएचपी ने आपको उनके ट्रैप में डाल दिया। ट्रैप नहीं, हमारा ये कहना है यदि वो चाहती, हमारा कहना हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी अपने किसी धार्मिक क्रिया को, धार्मिक अनुष्ठान को, अपने किसी जन जागरण कार्यक्रम को यदि करना चाहता है तो किसी भी सरकार की प्राथमिक और नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि यदि अशांति की आशंका है तो पर्याप्त सुरक्षा बल के साये में उनके उस धार्मिक अनुष्ठान को, धार्मिक क्रिया को अथवा किसी यात्रा को संपन्न करा दे। लेकिन वोट बैंक की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से पाबंदी लगाना और एक
कम्युनल टेंशन पैदा करना, कम्युनल टेंशन पैदा करके ही बराबर समाजवादी पार्टी ने हिंदू और मुसलमान के बीच दूरी बढ़ाई है। जो काम कांग्रेस करती है वही काम समाजवादी पार्टी। सर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बिल्कुल ये काम करती है, लेकिन आप लोग जब इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो जब हम लोग आप लोगों को एक इंक्लूसिव पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं और फिर वही हिंदुत्व और वही अयोध्या सुनते हैं, तो हमको लगता है कि ये नहीं बदलने वाले। देखिए, ऐसा है कि जहां तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने का प्रश्न है, देखिए, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, जहां भी अपनी पूजा करता होगा, नमाज अदा करता होगा अथवा सजदा करता होगा, स्वाभाविक रूप से इसकी इच्छा रहती है कि वहां पर भव्य उसका मंदिर, मस्जिद अथवा कोई गिरजाघर होना, ये इच्छा होना यह स्वाभाविक है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि वहां नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमारा यह नहीं कहना है कि हम हिंसा का सहारा लेकर, अशांति पैदा करके वह बने। यह भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। सर, मैं उसी बात पर आऊंगा, थोड़ा सा यहां पर शायद मैं अटक रहा हूं इस सवाल का जवाब आपसे पाने के लिए। मुझे लग रहा है ये पुराना पिटा हुआ फॉर्मूला पहले चल चुका है। हिंदू में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लिबरल माइंड का है, जो आप लोगों में एक छवि देखता है कि कांग्रेस के खिलाफ हम वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग जब ऐसी बात कर रहे हैं तो आपसे बिदक रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, हम कहां कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सिंघल और बीएचपी इस वक्त जो कर रहे हैं ये बीजेपी के मदद में काम आ रहा है, ये नुकसान हो रहा है? नहीं, विश्व हिंदू परिषद एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस दोनों को साथ जोड़कर जो लोगों जनता के सामने पेश करने की जो कोशिश की जाती है, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनके द्वारा जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जाती है। इसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं श्री दिग्विजय सिंह, उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में दरअसल मैच फिक्सिंग हो गई है, और उसकी वजह भी है कि मैं बड़ा चौंका जब मुलायम सिंह जी ने एक बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और एक बार आडवाणी जी की भी तारीफ की थी कुछ महीना पहले। तो उनको क्या लग रहा है, मुलायम सिंह के गणित में बीजेपी से बात इसलिए करें ताकि उनको मुसलमान वोट मजबूत करने में मदद मिले, आपका इस्तेमाल हो रहा है और आप इस्तेमाल होना चाहते हैं उनके हाथों? देखिए पुगलिया जी, आपके इस चैनल के माध्यम से इस देश को मैं यह संदेश देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका कभी कोई हिडन एजेंडा नहीं हुआ करता है। हम देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर न कभी राजनीति हम लोगों ने की है, न भविष्य में हम राजनीति करना चाहेंगे। हम राजनीति यदि करते हैं तो जनता की आंखों में आंख डालकर हम राजनीति करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कांग्रेस ने लंबे समय तक हुकूमत करते हुए भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं के प्रति वर्ड्स और डीड्स यानी कृति और कथन में अंतर पैदा करके एक विश्वास का संकट पैदा किया है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। और क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को हम एक चैलेंज के रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है। इसलिए हम कोई हिडन एजेंडा नहीं रखते हैं, हम जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते हैं। अब श्री दिग्विजय सिंह जी ने कैसे कहा, क्या कहा, और दिग्विजय सिंह जी के तो स्टेटमेंट आते रहते हैं, उस पर मैं रिएक्ट नहीं करता जी। एक बात चुनावी या राजनीतिक रणनीति के तौर पर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, वो ये है कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है ये बताना कि वो सचमुच की इंक्लूसिव पार्टी है। एट द सेम टाइम जो बातें हो रही हैं, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, वो लगता है कि देखिए मुसलमान वोट तो हमको कभी मिलेगा नहीं, लेकिन कहीं हमारा हिंदू वोट नाराज ना हो जाए, तो हिंदुत्व का रिमाइंडर लाते रहना है बार बार। भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, सभी भारत के नागरिक हैं। इंसान और इंसान के बीच भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, यह भारतीय जनता पार्टी की न नीयत कभी थी, न है और न कभी भविष्य में रहेगी। क्यों? इसलिए हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम एक धनवान भारत बनाना चाहते हैं, ऐसा भारत जो सचमुच पूरे विश्व को नेतृत्व दे सके, जो भारत कभी जगत गुरु के पद पर आसीन था, ऐसे भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। जब तक भारत के हर जाति, पंथ, मजहब के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि भारत को एक सशक्त भारत बनाने का काम का सपना हमारा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि सभी का सहयोग चाहिए, तो यहाँ जो मुझे एक डर है, और वो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके डर है, कि यहाँ पर हमारी सामाजिक शक्तियाँ, जिनको लोग जातिवाद और जाति ग्रुप में बांट देते हैं, सामाजिक शक्तियाँ आइडेंटिफाइड हैं जातियों के नाम पर ज्यादा,
न कि धर्म के नाम पर ज़्यादा। वो हिंदुत्व के वर्टिकल से कम डिवाइड होती हैं, वो जातियों के हॉरिजेंटल लाइनों से ज़्यादा डिवाइड होती हैं। तो आपको लगता है कि बीजेपी फिर इलेक्टोरली एक बड़ी गलती कर रही है? देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को सचमुच स्वतंत्र भारत में किसी ने एडॉप्ट किया है तो कांग्रेस ने किया है। मैं कांग्रेस के लोगों से सवाल ये पूछना चाहता हूं, आजादी हासिल हुए लगभग 66 वर्षों का समय गुजर गया, 66 ईयर्स। क्या यह कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं थी कि हिंदू और मुसलमान और समाज के जो अन्य सेक्ट हैं उनके बीच एक कम्युनल हार्मनी, एक सांप्रदायिक सौहार्द, एक सामाजिक सौहार्द वो पैदा करे? क्या इस दिशा में प्रयास नहीं होना चाहिए था? लेकिन अंग्रेजों की जो पॉलिसी भारत में थी, डिवाइड एंड रूल, उस स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेजों की उस पॉलिसी को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अडॉप्ट किया है, तो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया है। उसके बाद अन्य समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियों ने अडॉप्ट किया है। ऐसी पॉलिसी को बीजेपी कभी भी न स्वीकार करेगी, सरकार बने अथवा न बने, क्योंकि हम राजनीति यदि करते हैं तो हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अब विधानसभा चुनाव हैं और फिर लोकसभा चुनाव, तो जो एक कॉमन नैरेटिव है वो ये है कि बीजेपी अच्छा कर भी ले, कांग्रेस खराब कर भी ले, तो जो सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा कंपैटिबल अलाइज जो हैं उनकी संख्या कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। बीजेपी की तरफ कौन है, बीजेपी के साथ कौन आएगा? मैं समझता हूँ ये लोगों का भ्रम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का गौरवशाली जो अतीत है, उस अतीत के इतिहास के पन्नों को भी पलटकर लोगों को देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने 24 एलाइज को साथ लेकर सरकार चलाई है। और पहला स्वतंत्र भारत में यदि कोई सक्सेसफुल कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का एक्सपेरिमेंट यदि रहा है तो हम लोगों के ही शासनकाल में रहा है, और देश की हर राजनीतिक पार्टी से समझती है। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम 272 के इस फिगर को हम हासिल करें, हमारा प्रयत्न यही होगा। लेकिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे, अपना एलआई बनाकर चुनाव लड़ेंगे, हम 272 की फिगर हमें भले ही हासिल हो जाए, हम उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होगा। जो मौजूदा एलाइज हैं और जो नए एलाइज चाहिए, उसमें अगर संभावित नंबर 1, 2, 3 की सूची बनाएं तो जयललिता से शुरू करें। देखिए, ऐसा है कि कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्ट्रेटेजी पब्लिक नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी उसे पब्लिक नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, एक औपचारिकता और बाकी है, वो है कि मोदी जी को बाकायदा घोषित कर देना कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। उसमें आपने मना किया था कि स्टेट यूनिट्स प्रस्ताव पास न करें, लेकिन आप ही के सहयोगी अरुण जेटली जी ने बिना नाम लिए कहा कि जल्दी से कर दीजिए जो भी फैसला करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उनका नहीं कहना था। वो कुछ था उसमें, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसकोट हो गई होंगी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है कि यहाँ तक श्री नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, नरेंद्र मोदी बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं इस देश के। बाकायदा अनाउंसमेंट का कोई प्रोसेस आप फॉलो करने वाले हैं? अब देखिए, सामान्यतः चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब भी हम करते हैं इसके संबंध में कोई डिसीजन, तो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही हमारे यहाँ डिसीजन होता है। असेंबली के पहले, असेंबली के बाद? अब इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमको तो इसी की जिज्ञासा है कि ये कब होगा। लेकिन जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही होगा और सही होगा, उचित होगा, इतना मैं कहना चाहता हूं। और एक ऐसी नौबत अगर बन गई कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन आखिर के, क्योंकि एक जगह आके गणित फंसता है, मान लीजिए कुछ सीटें कम रह गई और 10 सांसद वाले, 20 सांसद वाले 2-3 दल हैं, वो आके कहें कि हमको आपका प्राइम मिनिस्टर तो चलेगा लेकिन एक्स नहीं चलेगा, वाई चलेगा, एन नहीं चलेगा, आर चलेगा, ऐसे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज तक कोई डिक्टेट नहीं किया है, और मैं समझता हूं भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई डिक्टेट नहीं करेगा। वैसे हम लोगों का प्रयत्न यही है कि हम 272 की फिगर हासिल करें। वैसे संजय जी, जो आपने प्रश्न पूछा है वो तो हाइपोथेटिकल है, लेकिन और वह हाइपोथेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी नहीं सर, ये हाइपोथेटिकल इस सेंस में नहीं है सिर्फ कि शायद एक सेंटिमेंट है जहां सरकार एक मजबूत पब्लिक, एक साफ सरकार,
एक प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये साफ प्रपोजिशन अगर वोटर के सामने है तो उसको शायद प्रीफर करेगी। इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये तय है कि एलआई का प्रेशर हो न हो, जो संभावित गठजोड़ के सदस्य हो सकते हैं, कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट आप जो तय करेंगे वही रहेगा और उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो ओपन टू नेगोशिएशन नहीं है एलाइज के साथ। नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं होती। जो कुछ भी हम लोग करते हैं पहले ही बातचीत कर के ही करते हैं। इसलिए जो भी करेंगे सबसे जो हमारे एलाइज हैं उनसे बातचीत करके ही करेंगे, सब ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। अब चूंकि एक पूरा माहौल बन चुका है, आमतौर पर पता है कि कौन सी पार्टियां क्या नैरेटिव अपने सामने रखेंगी। जो कांग्रेस का विश्वास आता है वो दो जगह से आता है कि हमने इतने ज़्यादा गरीब उन्मुखी योजनाओं के पैसे बांट दिए हैं और बीजेपी लिमिटेड राज्यों में है, हम उनसे थोड़े से ज़्यादा फैले हुए हैं, और चूंकि मुसलमान वोट का एक फैक्टर है, तो इन सारे गणित को देखते हुए कांग्रेस किसी न किसी तरीके से एक यूपीए 3 बना लेगी, भले ही उनकी संख्या कम हो जाए। आपकी रणनीति का वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है जिससे ये लगे कि आप सचमुच इस बार की सत्ता की दावेदारी 272 हासिल करने के लिए कर रहे हैं? वो कौन सी एक बात है? मैं इस देश के माइनॉरिटी से भी अपील करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस को लंबे समय तक देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आपने कुछ अधिकांश राज्यों में देख लिया है, लगभग 10 राज्यों तक तो देखा ही है, और इस देश में केंद्र की सरकार चलाते हुए भी हमको आपने देखा है। हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जैसी सेकुलर पॉलिटिक्स होती है वैसी सेकुलर पॉलिटिक्स हम लोग करने वाले हैं। यानी इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करने वाली हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और लंबे समय तक कांग्रेस को भी देखा है, कांग्रेस के गवर्नेंस को भी देखा है, और साथ ही साथ कांग्रेस की स्ट्रेटजी किस प्रकार की बनती है, डिवाइड एंड रूल की, उसको भी देखा है। तो सचमुच यहां पर परस्पर सभी पंथों में, सभी धर्मों में भाईचारे का रिश्ता यदि कोई पार्टी स्थापित कर सकती है तो भाजपा कर सकती है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं सबको अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इसलिए फिर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि इस बात को कर दिखाने के लिए क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि जिस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं उसमें, और आप जिन माइनॉरिटीज को अपील कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व आपके यहाँ बीजेपी में बढ़ता हुआ दिखे? जी, हमारी कोशिश होगी। ऐसे लोग मिलेंगे, हमारे प्रति विश्वास व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस काम को भी करेंगे। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, हमको खुशी होगी ये करते हुए। और आपने देखा कर्नाटक में हमारी सरकार बनी थी, कोई जीत कर नहीं आया था, फिर भी हमने माइनॉरिटी का एक व्यक्ति शामिल किया था। हमारी केंद्र में सरकार बनी थी, उसमें भी हम लोगों ने माइनॉरिटी का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो ऐसा मिलने की बात है, नजदीक आएंगे, स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यदि दूरी बनी रहेगी तो यदि उनको आशंका रहेगी बराबर, तो मैं समझता हूं। और आप लोगों को लगता है कि ये समय आ गया है कि पॉजिटिव एफर्मेटिव ढंग से इस आशंका को, इस दूरी को पाटने के लिए आप भी कदम बढ़ाएं? जी जी, हम लोगों का बराबर यही प्रयत्न रहा है। पॉजिटिव एफर्मेटिव स्टेप्स जितने भी उठाए जा सकते हैं वो बराबर हम लोगों ने उठाए हैं और आगे भी हम उठाते रहेंगे। लेकिन हम कभी भी इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके हम यहाँ के सामाजिक माहौल को गंदा नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल, चुनाव की संभावना क्या है समय को देखते हुए? समय पर होंगे या सरकार पहले कराने के मूड में है? वैसे निर्भर तो चुनाव आयोग के ऊपर करता है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि शायद समय से ही चुनाव हो। सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत।